हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 16 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, समबाहु त्रिभुज के परितः अगर हम लोग कोई वृत्त खींचते हैं तो वृत्त का जो रेडियस होता है कैपिटल आर, वो क्या होता है a/√3। ठीक है। अब यहाँ रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पर हम लोग 7 रख देंगे और इधर से √3 ले आएंगे तो √3 गुनाम हो जाएगा बराबर ए। तो ए का कौन सा वैल्यू आ गया? 7√3। यही पूछ रहा था, त्रिभुज की भुजा। आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो आधारों का अनुपात होगा वो क्या होगा? जो क्षेत्रफल का रेशियो है, क्या है हमारे पास? 4 और 3, उसमें ये ऊंचाई के रेशियो से डिवाइड कर दे, यानी कि 3 से और इसको 4 से। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हटाने के लिए पूरा रेशियो में दोनों का एलसीएम 12 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। 16:9 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात यहाँ दे रखा है तो सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना होगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि ये पंचभुज है। तो 5 - 2 3, 3 गुना 180 करेंगे तो ये आएगा 540 डिग्री। ठीक है। और यहाँ कोनों का रेशियो दे रखा है, सबको जोड़िए। 1 3 4 5 9 7 16 और 11 27 यूनिट। तो ये 27 यूनिट हो रहा है जोड़ के, लेकिन कोण का योग आया कितना है? 540 डिग्री। तो इसके 540 के बराबर करेंगे। तो पूछ क्या रहा है? सबसे छोटे। सबसे छोटा 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। 27 इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 डिग्री ही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते। 4500 रुपया की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, सवाल तो आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए, मूलधन हमारे पास है 4500। इसको बेसिक से निकालेंगे। पहला साल इसको कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, 2 वर्ष है तो एक एक वर्ष का 2 अवधि है, तो यहाँ पर पहला वर्ष इसको 12% मिलेगा, दूसरा वर्ष 12% और तीसरा वर्ष 8 माह का अवधि है तो 8% ही मिलेगा। कैसे? देखिए, 12% मिल रहा है 12 महीना में, तो 1% हो गया 1 महीना में, तो 8 माह में 8% हो गया। तो ये तीनों वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकल गया। अब देखिए, इसको पहला वर्ष जो है 4500 का 12% मिला, तो 4500 का 12% कितना होगा? ये जीरो हटा दीजिए परसेंट के लिए। 12×5 = 60, बचा 6, 12×4 = 48 से 54, 540 रुपया। दूसरा साल भी 540 ही मिलेगा, लेकिन पहला साल जो 540 कमाया है इसका भी 12% यहाँ पर ये लेगा। तो 540 का हम लोग अगर 12% निकालें तो कितना निकलेगा? परसेंटेज के लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और 12×5 = 60 इधर हो गया और इधर 48, 64.8। ठीक है। इतना एक्स को पहला साल के ब्याज पर भी ब्याज मिला। अब आते हैं तीसरा साल। तीसरा साल जो है ये 4500 मूलधन का 8% ही मिलेगा इसको। तो 4500 का 8% कितना होगा? 45×90 9 × 36, यानी कि 360 रुपया। ठीक है। और ये जो 2 साल ये कमाया है 540 करके, इस पर भी इसको तीसरा साल 8% ब्याज चाहिए। तो 540 दूना कितना हो जाएगा? 1080। इसका इसको चाहिए 8%। परसेंट के लिए यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो 8×10 = 80 और 8×8 = 64, यानी कि 86.4 रुपया इसको यहाँ पर भी ब्याज मिला। और साथ में एक चीज़ छूट गया कि ये जो ब्याज पर ब्याज इसको मिला था उस पर भी ब्याज इसको तीसरा साल में भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 8%। तो 64.8 का हमको चाहिए 8%। ठीक है। तो परसेंटेज हटाने के बाद ये पॉइंट जो है खिसक के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। यानी 0.648 × 8 करना है। देखिए, आंसर बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। 8 × 8 = 64, 64 का 4 बचा 6, 8×4 = 32 से 38 बचा 3, 8×6 = 48, 3 51। ठीक है। यानी 5 रुपया 5.184 रुपया। ठीक है। अब सबको जोड़िए, ये ब्याज होगा। इस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं। इधर कितना हो गया? 0,
इधर हो गया 0 और 6 4 10 4 14 बचा 1, 5 5 10 3 13, 1 14, 1440 यहाँ हो गया। और यहाँ पर तीनों को एक साथ कर लेते हैं, 4 है, पॉइंट के बाद 8 आएगा, फिर 1 4 5 8 13। अब दशमलव लगा दीजिए, बचा 1 6 4 1 5 6 11, 11 5 16, बचा 1 8 6 14 1 15, 156.384 यहाँ पर है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 14 1 1590 96, यानी कि 1596.384। दशमलव के बाद 2 ही डिजिट लेना है, तो इस 4 को हटा दीजिए यहाँ से। और इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा मूलधन 4500, वो भी इसमें जोड़ देते हैं। ये आएगा 6 9 इधर 6, ठीक है, 6096.38। ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कितना का अंतर है, ये 40 पैसा का लगभग अंतर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को कैलकुलेशन करना ही पड़ा। आगे बढ़ते, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर मूलधन को 1 यूनिट माने तो इसको होना है 3 यूनिट, 3 गुना। टाइम कितना चाहिए इसको, 8 वर्ष का। देखिए यहाँ पर 1 से 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब 200% का यहाँ पर इसको ब्याज मिल रहा है। अगर 4 गुना होता तो 300%, 5 गुना होता तो 400%, 200% का इसको ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये कितना साल में मिल रहा है, 8 साल में। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी 25% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 16 क्लिपें बेची और 25% का लाभ कमाया। उसने 1 रुपया में कितनी क्लिपें खरीदी थी। देखिए 1 रुपया में 16, तो एक जो क्लिप का मूल्य होगा वो कितना होगा, 1 को 16 से भाग करें। ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग को पहले देखना होगा कि इसका लाभ कितना है। लाभ है 25%, यानी ये जो है 125% का वैल्यू है। निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि 100 का निकालना, 100 से गुना करें। घटाएंगे इसको 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, तो आएगा 1/5 ठीक है। तो 1/20 का मतलब हुआ कि 1 रुपया में ये 20 क्लिप खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में लिखते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं। फिर आगे है बी सी एक साथ 15 दिन में, बी प्लस सी इसको 15 दिन में करते हैं। और ए और सी इसको 18 दिन में करते हैं, ए प्लस सी इसको 18 दिन में करते हैं। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। 10 नवा 90, 15 छके 90, 18 पंचे 90। तीनों का कार्य क्षमता हम लोग निकाल लिए, ठीक है, कंबाइंड है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य क्षमता चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 9 6 15 5 20, 9 6 15 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 से टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए तो टाइम आ जाएगा 10 नंबर 90, यानी कि 9 दिन। तो 9 दिन इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आसान नहीं है सवाल। तो इसके लिए देखिए आपको पता होगा कैसे चेक करते हैं। 317 है, तो 317 के आसपास जो स्क्वायर नंबर है उसको उठाइए। तो 324 है ये स्क्वायर नंबर, किसका है ये है 18 का स्क्वायर। तो आपको चेक करना है 1 से लेके 18 तक के कोई नंबर से ये कटता है कि नहीं कटता। अगर नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या। अगर कोई नंबर ऐसा मिल गया जो इसको विभाज्य कर रहा है तो वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर एक और देखना है कि यहाँ पर देखिए 2 से तो ये नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। और 7 1 8 3 11, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 चौके 28, 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। कोई एक अभाज्य संख्या से हम लोग चेक करते जाएंगे। 7 से नहीं कटा, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या, 11 से कट रहा है क्या, 7 3 10 नहीं कट रहा है। उसके बाद 13 पर जाएंगे, 13 इक्का 13 दूना 26, 5 57, 13 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 17 पर जाएंगे, 17 इक्का 17, 17 से भी नहीं कट रहा है। 19, 19 नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम 18 तक ही जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे। तो 313 लोग देख लेते हैं क्या ये 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 7 का, 7 चौके 28, 7 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है, 13 का भी नहीं है, और 17 का भी ये नहीं है। तो ये भी अभाज्य संख्या। अब ये 811 का बारी है, तो 811 के आसपास कौन सा नंबर है, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। तो हम लोग को 1 से लेके 29 तक का नंबर देखना होगा कि कोई नंबर से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और पहले हम लोग अभाज्य संख्या से चेक करेंगे क्योंकि भाज्य संख्या से ये कटने वाला तो है नहीं। तो देखिए 3 से शुरू करेंगे, 8 2 10, 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 का तो नहीं होगा, 7 का देखते हैं, 7 1 का 7, और 7 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है,
13 का है, 13 छः का 78, 3 13 का भी नहीं है। और उसके बाद आगे जाएंगे, 17 का भी नहीं है। 19 जो कि 76, 5 19 का भी नहीं है। 23 या 69, ये 23 का भी नहीं है। और उसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 29 है, ठीक है। तो 29 का भी ये मल्टीपल नहीं है। तो ये भी एक अभाज्य संख्या निकल गया। तो हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आया है, ये अभाज्य संख्या जो है नहीं है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये किसका मल्टीपल हो सकता है। तो ये भी 841 के आसपास ही लेते हैं, 1 से 29 तक। 8 7 15 116, 3 का नहीं है, 7 का है क्या, 7 का नहीं है ये। 8 9 11 का है, 11 का भी नहीं है। 13 छः का 78, 3 13 का भी नहीं है। और ये 19 से देखते हैं, 19 चौके 76, 5 19 या 57। ये देखिए 19 गुना 43 है ये नंबर, ठीक है। तो 19 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से आप निकाल के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 है। इसके सम्मुख सिर से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी। तो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसमें आधार दे रखा है 15 और ऊंचाई है 8। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट, ये कर्ण कितना होगा, 17 होगा। ये समकोण है। तो कह रहा है उसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई। तो कर्ण के सम्मुख कौन सा शीर्ष है, ये। तो यहाँ से इसका जो है एक लंब हम लोग खींच देते हैं, ऊंचाई, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं x है। तो समकोण त्रिभुज में जब इस तरह का डायग्राम रहे तो आपको याद रखना है कि आधार गुना ऊंचाई यानी 8 गुना 15 बराबर कर देंगे कर्ण यानी 17 गुना और ये वाला जो x है, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 अट्ठे 120 बट्टा 17, 17 सतह 19 एक यानी 7 सही 1/17। ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, ठीक है। ये सब गुना में है। तो कल ही हम बताए थे पिछले क्लास में। तो क्या हो जाता है इसका, 1/हर का अंतर। दोनों के अंतर कितना है, 3 है। कोष्टक में पहला पद 1/1 यानी 1 लिख सकते हैं इसको, माइनस अंतिम पद यानी कि 1/50। इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 इधर कितना होगा, 50 1 49, 50/50 हो गया ये। अब नहीं कटेगा ये, 49 ऊपर ही रहेगा, नीचे 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना है। तो देखेंगे हम लोग, 7 है 3 है यानी m प्लस एन 7 हो रहा है, m माइनस एन 3 हो रहा है। अगर हम लोग 5 m को लें और n को 2 लें तो 5 + 2 7 हो रहा है, 5 - 2 3 हो रहा है, यानी m का वैल्यू 5 होगा, n का कितना होगा, 2 होगा। तो वही वैल्यू रख के यहाँ पर निकालेंगे। 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8। उसी तरह से यहाँ 125 - 8, तो 25 8 33, 133 हो गया। और इधर हो गया कितना, ये हो गया आपको 117। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो देखिए ये 3 सेकंड में 2 बार बज रहा है, तो एक बार कितना सेकंड में बजता होगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से दूसरा पेंडुलम का भी देखिए 7 सेकंड में ये 5 बार बज रहा है, तो एक बार बजने में इसको कितना टाइम लगेगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया दोनों का टाइम एक बार बजने में। अब यहाँ देखिए हमको चाहिए कि दोनों एक साथ बजना है, तो एलसीएम होता है वो, तो दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, 7 या 21 हो जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसका एलसीएम कितना आ गया, 21। 21 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बजता रहे। देखिए दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करता है, तो पहला जो है जैसे ही स्टार्ट होगा तो 0 सेकंड पर एक बार बजेगा, उसके बाद 21वां सेकंड पर जो है ये दूसरा बार बजेगा, ठीक है। और ये तीसरा बार बजेगा 42वां सेकंड पर। और ये चौथा बार अगर हम लोग जाएं तो 63वां सेकंड पर ये चौथा बार ये बजेगा। पूछ रहा है 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा। तो 63 तक तो नहीं जा सकते, 63 के अंदर ही रहना, यानी कि 60 के अंदर ही। तो 60 के अंदर 3 कंडीशन आया है, 3 बार बज रहा है ये, 1 2 3, 3 इसका आंसर होना चाहिए, 2 लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए ये फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं हम। अगर x प्लस 1/x बराबर k रहे, x माइनस 1/x निकालना है तो √k² माइनस का 4 करेंगे, ठीक है। और अगर माइनस वाला दिया रहे x माइनस 1/x बराबर k रहे और x प्लस 1/x बराबर निकालना हो तो हम लोग √k² प्लस का 4 करेंगे। प्लस वाला निकालना +4, माइनस वाला निकालना -4।
तो यहाँ पर प्लस दे रखा, माइनस निकालना, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 4, ये रूट के अंदर होगा। 49 में 4 घटाएंगे तो रूट अंडर 45। 45 क्या है? ये है आपको 9×5 = 45 यानी 3√5 है। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। इसका योग निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लस वाला कर लेंगे 3.26, और 26 का रेकरिंग है तो 26 एक बार और लिख देते हैं, इसी तरह से ये आते रहेगा। उसके बाद ये प्लस वाला है 1.33 इस तरह से ये आते रहेगा। आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं फिर बाद में घटा सकते हैं। हम यहाँ पर तीनों एक साथ कर रहे हैं। उसके बाद माइनस करना है, ये तो जोड़ना है, माइनस करना है 2.1414, ठीक है। अब यहाँ एक साथ कर लेंगे। 6 3 9 में से 4 घटा 5, 3 2 5 में से 1 घटा 4, 6 3 9 में से 4 घटा 5, 3 2 5 में से 1 घटा 4, यहाँ पर 3 1 4 में से 2 घटा 2, नहीं 2.4545 इसी तरह से आते रहेगा। तो इसको हम लोग सीख सकते हैं क्या, 4 5 पर रेकरिंग। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 का 3 1 4, 4/3, ये बनेगा 5/4, और ये बनेगा 6/5। इसी तरह से ये जाते रहेगा, और अंतिम वाला क्या बनेगा, n/n-1। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये 4 4 कट रहा, 5 5 कट रहा, उसी तरह से लास्ट में ये n-1 भी ऊपर वाला से कोई कटा होगा। बचा हमारे पास n, और इधर 3, तो n/3 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 10 आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको निकालना है तो देखिए, दूसरी रेलगाड़ी का अगर हम लोग स्पीड निकालें तो समय है, दूरी है, तो स्पीड हो जाएगा इसका 400/4, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 यूनिट है इसका, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 गुना है, इसका भी 20 गुना करेंगे तो 20 सत्ता 140 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से निकल जाए। आगे बढ़ते हैं। एक मध्यम असममितीय बंटन में बहुलक और माध्य का मान यहाँ पर दे रखा है। बंटन की माध्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको इंपेरिकल रिलेशन से निकालेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 7.52, 7.52। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का। 3 गुना माध्य का निकालना है तो m लिख देते हैं, -2 गुना माध्य। माध्य का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 9.83। इसको कैलकुलेट करके m का वैल्यू निकालिए, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 7.52 है, तो यहाँ से गुना करके इस तरफ लाते हैं। 9 दूना 18, गुना ही कर लेते हैं। 3 दूना 6, 8 दूना 16, बचा एक, 9 दूना 18 1 19, यानी हो गया 19.66। प्लस में आ जाएगा इस तरफ, इधर होगा 3m। तो m बराबर कितना होगा, ये जोड़िए, 6 2 8, 5 6 11, बचा एक, 19 1 20 27, 27.18। इसको 3 से डिवाइड करना होगा, ये m के साथ जो लगा है। 3 से घटाएंगे, 9 बार में 06, 9.06 m का वैल्यू आया है। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो थीटा का सामान्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। अगर ऐसा सवाल फिर कभी आप लोग को मिलता है तो इसको स्किप करने में ही भला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है। अगर कॉस अल्फा को हम लोग इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0। अब यहाँ कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0 है, तो यहाँ पर देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बट्टा 2 इंटू साइन में ही थीटा माइनस अल्फा बट्टा 2 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये -2 को हम लोग उस तरफ भेज देंगे पहले, तो वो 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास साइन का ये वाला वैल्यू और ये वाला। अगर दोनों का गुणनफल 0 है तो प्रत्येक को पर्टिकुलर हम लोग 0 कर सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा प्लस अल्फा बट्टा 2 बराबर 0, और दूसरा वाला को भी, यानी कि साइन थीटा माइनस अल्फा बट्टा 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन में अगर देखें तो हमेशा 0 किसका वैल्यू होता है, वो होता है साइन n पाई का, ठीक है। n मतलब n कोई भी इंटीजर रहे तो साइन का वैल्यू 0 ही होगा। यानी 180 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू, 180 को किसी भी नंबर से गुना कर देंगे तो साइन में उसका मान 0 ही रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फिर से लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा बट्टा 2 बराबर साइन n पाई, ठीक है। अब यहाँ साइन साइन तो है ही, अब थीटा को, यानी थीटा प्लस अल्फा बट्टा 2 बराबर कर देते हैं n पाई। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 2n पाई हो जाएगा।
उसी तरह से सेम यहाँ भी करेंगे, थीटा माइनस अल्फा बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन एन पाई। अब यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा 2 साइन 2 n पाई, ठीक है, साइन यहाँ पर नहीं होगा, 2 n पाई। अब यहाँ देखिए, थीटा प्लस अल्फा ये है, थीटा माइनस अल्फा ये है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, 2 n पाई माइनस का अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालें तो 2 n पाई, ये माइनस का अल्फा इस तरफ जाएगा तो प्लस का अल्फा हो जाएगा। ठीक है, थीटा का दो वैल्यू है, एक माइनस में एक प्लस में, बाकी सब कुछ सेम है। तो थीटा बराबर कुल मिला के क्या हो जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है तो कर लेते हैं, आसान सा सवाल है। पहले यहाँ भाग कर देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6 3 9, और बन गया 9, नीचे 3 से 3 को काट दीजिए, इधर 4 प्लस 2 6, 3 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 बट्टा 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि ये खाली स्थान पे क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। 3125 का 120%, यानी 3125 का 120 क्या है, ये है 6/5, 5 से कटाएंगे, ये 625 बार में कटेगा, गुना करेंगे, इधर हो गया 3600 और इधर 150, यानी 3750, और उधर से 150 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 150 हो जाएगा, और ये वाट का 90% को उस तरफ भेजेंगे, वाट के जगह पर एक्स लिख देते हैं, एक्स का 90% यानी 9/10 निकालना है। तो यहाँ देखिए, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3600, और बराबर है एक्स का 9/10, 9 से कटा देंगे इसको 4, यानी 400 बार में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 400 गुना 10, 4000। ठीक है, तो 4000 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 7 2 9, 9 7 16 2, 16 2 18, 19, इसका 9 बचा 1, 1 7 7 14 8 22, 22 9 31 10 41, यानी 41.9 को 5 से डिवाइड करना, 5 नंबर है, तो 5 अट्ठे 40, और 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 8.38, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें x का उच्चतम मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, 5 है, उसके बाद x है 1 है, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, 6y 7, ये है y है 7 है, 7 है ये, उसके बाद 3 है z है, फिर 3 है, सबको जोड़ के कितना हो रहा है, 1471, 1471। अब यहाँ देखना होगा आपको कि ये देखिए, 7 1 8 3 11, 11 का तो 1 है, इसका हासिल 1 बच गया, एक मान लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, और लास्ट वाला को जोड़ेंगे, 5 6 11 3 14, 14 का 14 यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर से कोई हासिल इसमें ऐड नहीं हो, सिर्फ यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे अगर देखें तो 7 है, और यहाँ पर कह रहा है कि x का मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, तो एक में x का कौन सा मैक्सिमम वैल्यू जोड़े कि 7 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 6, 1 7, और वाई जेड को हम लोग 0 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पर, 7 ये 6, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बुलेट ट्रेन की चाल किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन से 35% अधिक है, ये लिखते हैं बुलेट को बी, इलेक्ट्रिक को ए। 35% का फ्रैक्शन हो जाता है 7/20, यानी इलेक्ट्रिक का अगर 20 यूनिट स्पीड है तो बुलेट का कितना होगा, 27 होगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन को एक नियत दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, तो बुलेट ट्रेन को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक का टाइम दे रखा है, बुलेट का निकाल सकते हैं, ये है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 20:27 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक का टाइम है टोटल 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, उसके बाद इसमें है 45 मिनट, सबको मिनट में बदल लिए, तो ये हो गया 8 4 12, यानी कि 225 मिनट। तो ये 27 यूनिट जो है, इसी का वैल्यू हो जाएगा 225 मिनट। निकालना हमको 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट का हम लोग निकाल लेते हैं, कितना होगा, 225/27 गुना 20, इतना मिनट इसका टाइम होगा। लेकिन आंसर जो है घंटा में, तो इसको हम लोग 60 से आगे डिवाइड भी कर देंगे, घटाते हैं इसको, 9 या 27, 9 से ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 5 45, 25 बार में, 20 से 3 बार में, अब नहीं कटेगा, 25/9 आया, तो 9 दूना 18 7 25, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के कितने परसेंट है। तो देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य का 40%, इसका फ्रैक्शन अगर लिखें हम लोग तो कितना होगा, 2/5, लिखते हैं CP और SP। विक्रय मूल्य का 40, अगर विक्रय मूल्य 5 यूनिट है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है,
अब पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के कितने परसेंट है। तो विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 2 है, तो परसेंट निकालना है 5 का 2 के ऊपर। 5/2 250% होता है, 2.5 गुना है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या 315 प्राप्त होती है। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 800 होगी। देखिए 37% कम कर रहे हैं तो संख्या बचा कितना, 63%। उसी का वैल्यू ये है। निकालना है कितना, ओरिजिनल नंबर पहले निकालते हैं, यानी कि 315 इसको 63% से डिवाइड करेंगे और 100% से यहाँ पर गुना करेंगे। तो ये 6×5 5 बार में ये कट रहा है, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500। अब 500 को बनाना है हमको 800, कितना का वृद्धि करना होगा 300 का, किसके ऊपर 500 के ऊपर। तो 3/5 यानी कि हो जाएगा कितना 60%। जीरो जीरो काटने के बाद ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 35, 45 और 75 सेकंड में बदलती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें इतना बजे एक साथ बदली तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेगी। ठीक है, तो वो समय होगा इन तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर 75 उठाते हैं, उसके बाद 45 का 75 में क्या है 15 है। ठीक है, 15 या 45, तो 15 तो है ही, 3 बचा 3 से गुना कर। 35 का 5 है, 7 का कमी है, 7 से गुना कर दे। सबको गुना करिए, 7 या 21, 21 पंचे 105 बचा 10, 21 7 147, 10 157। इतना सेकंड के बाद एक साथ बचेगी। अब यहाँ पर मिनट में भी निकालना होगा। तो देखिए 1500 के आसपास 60 का मल्टीपल, 1500 तो 60 का मल्टीपल है ही, उसके बाद 60 इधर से ले लेते हैं, तो कुल मिला के 1560 सेकेंड हो गया और इधर बच गया 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना मिनट है, 1500 तो हो गया 25 मिनट और 1 मिनट है 26 मिनट और 15 सेकेंड। तो इस समय के 26 मिनट 15 सेकंड बाद, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। 20 में 26 मिनट जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, 15 सेकंड में 15 जोड़ेंगे तो 30 सेकंड हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं, इन दोनों को करना आसान है और इसको बाद में कर लेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करते हो, 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, और नीचे इन दोनों का अंतर यानी 9 - 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 2 से इसको कटा दीजिए, 9 में से 5 घटा 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितना 7 बार में, तो ये आ गया 7। अब 7 है प्लस का, इसका जो है आप यहाँ पर परिमेयकरण कर, क्या हो जाएगा √5 में गुना कर रहे हैं हम, √5 - 1 से ऊपर नीचे, क्योंकि परिमेयकरण इसी तरह से किया जाता है। जब ऊपर इन दोनों को गुना करेंगे तो होल स्क्वायर बन गया इसका, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस 1 6 माइनस का 2√5, नीचे बन जाएगा a² - b² यानी कि 5 - 1, तो ये आ गया 7 प्लस 5 1 6 -2, 6 इधर हो गया, अब माइनस का 2√5 इधर हो गया और नीचे 4, 2 से कटाएंगे 2 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, यानी ये आ गया 7 प्लस 3 माइनस √5/2। अब आगे इसको जोड़ लीजिए, 7 दूना 14 3 17 और माइनस का √5 नीचे 2, ऑप्शन नंबर 2 में है ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है। ठीक है, देखिए 1 2 3, फिर 3 से 3 2 1, ये पैटर्न होता है। क्या होता है ये, 3 बार 1 से 3 तक गया है तो ये 111 का स्क्वायर होगा। अगर 4 बार आता 4 तक जाता, फिर 4 से नीचे आता तो वो 4 बार 1 यानी कि 1111 का स्क्वायर होता। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 111 गुना रूट खाली स्थान है तो x मान लेते हैं बराबर 1 3 4 3 1। अब यहाँ देखिए 111 से इसको कटाएंगे तो 111 1 का 111 बचा कितना 23, 233 हुआ 2 बार में, फिर 1 बार में 121। अब यहाँ रूट है और रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा 121 101, गुना कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक करें, 1 5 6 7, इधर ये 11 का नहीं है, 1 6 7 1 8, इधर 6 6 ये भी नहीं है, 1 7 1 8 4 4 8, ये 11 का मल्टीपल है, ये 1 7 1 8 4 1 3, ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, यही है 11 का मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं, इसका एचसीएफ निकालना, तो ऑप्शन में जो बड़ा नंबर है इसको काट देने वाला वही इसका एचसीएफ होगा। सबसे बड़ा 18 है, क्या 18 से दोनों कट रहा है, ये तो कट रहा है ये नहीं कट रहा, तो 18 नहीं होगा। उसके बाद 12 का नंबर है, 12 से कटाएंगे 12 3 36, 12 4 48, यही इसका आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, यदि ये दे रखा है तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 10 होता है p/b, ये p है ये b है,
एच निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो एच हमारा हो जाएगा कितना 13। साइन का वैल्यू निकालना, साइन होता है पी बट्टा एच, पी है 12 और एच आया है 13, 12/13 हुआ। लेकिन 10 यहाँ नेगेटिव में दे रखा है। अगर हम लोग देखें तो 10 जो है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और साइन का आंसर देना तो साइन के बारे में देखना होगा। साइन जो है दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन और 10 दोनों जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी के अनुसार इसका आंसर देना होगा, यानी माइनस में देना होगा। तो माइनस का 12/13 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।